एक मूर्ति जिसे वापस पाने के लिए लड़ गया प्राचीन भारत का एक महान राजवंश। 2200 साल पहले घटी इस घटना ने बता दिया कि मूर्तियाँ सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं होती हैं, वह प्रतीक होती हैं एक पूरे राष्ट्र के स्वाभिमान का। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कवि सजल जैन और आप देख रहे हैं द गोल्डन एरा ऑफ जैनिज्म की एक विशेष श्रृंखला, जिसमें हम आज आपको बताने जा रहे हैं सुदूर समुद्र तट से लगे कलिंग के बारे में और कलिंग देश के आराध्य यानी कलिंग जिन के बारे में। कलिंग यानी आज का उड़ीसा। आज आप उड़ीसा को जगन्नाथपुरी या हॉकी की वजह से जानते होंगे, लेकिन एक समय था जब ये पूरा का पूरा कलिंग देश या उत्कल प्रदेश या उड़ीसा प्रदेश अपने आराध्य की मूर्ति के कारण इस भारतवर्ष में चर्चा का विषय था। उड़ीसा के लोग अपने आराध्य को कलिंग जिन के नाम से पुकारते थे। कौन थे कलिंग जिन और क्या था इनका गौरवशाली इतिहास, जिसे ना तो आज उड़ीसा के ही लोग जानते हैं और ना ही श्रमण संस्कृति से संबंध रखने वाले लोग। जब हमें ये जानने की इच्छा हुई तो हम निकल पड़े उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में पहुंचते ही, रेलवे स्टेशन पर उतरते ही एक पोस्टर ने हमारी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया और सच मानो तो विस्मय में भी डाल दिया। एक पोस्टर जिसमें लिखा हुआ था, मूल नायक 1008 कलिंग जिन श्री श्री आदिनाथ भगवान। आश्चर्य इसलिए क्योंकि उड़ीसा की जैन आबादी कितनी, 10,000 के लगभग, यानी वहाँ की पॉपुलेशन में घटाएं तो वही 0.01%। और फिर भी इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी उस प्रदेश के मुख्य शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर अगर आपको कोई ऐसा पोस्टर मिल जाए, ऐसी कोई तस्वीर मिल जाए, तो ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है। कलिंग जिन जो विराजते थे कभी उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों पर। ये उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियाँ वही पहाड़ियाँ हैं जिनका निर्माण आज से 2200 साल पहले कलिंगाधिपति महान राजा खारवेल ने करवाया था। खारवेल जैन धर्म का महान पोषक राजा था। खारवेल ने जैन धर्म का महानतम संरक्षण किया और संवर्धन किया और एक महानतम साम्राज्य की नींव रखी। खारवेल का साम्राज्य दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों का अतिक्रमण करता था, तो पश्चिम में सप्त सिंधुओं के देश पंजाब तक को टच करता था। उसी एक महान राजा खारवेल से जुड़ी एक महानतम कहानी है जिसके केंद्र बिंदु हैं कलिंग जिन। दरअसल कलिंग जिन के नाम से प्रसिद्ध एक भगवान आदिनाथ की एक प्रतिमा थी जो पूरे कलिंग देश के आराध्य देव थे। कई विद्वानों का मत है कि ये प्रतिमा संभवनाथ भगवान की थी और कई विद्वान ये मानते हैं कि भगवान महावीर ने अपने समय में कलिंग देश में बहुत विहार किया है। कुमारी पर्वत पर तो विहार का एक उदाहरण देखने को मिलता ही है और इसीलिए विद्वानों ने सोचा कि ये कलिंग जिनकी मूर्ति भगवान महावीर की मूर्ति है। लेकिन अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि कलिंग जिन के नाम से प्रसिद्ध मूर्ति भगवान आदिनाथ की मूर्ति थी और आज भी आपको उड़ीसा में भगवान आदिनाथ की मूर्तियां बहुतायत से मिलेंगी। कैलाश चंद्र शास्त्री अपनी पुस्तक जैन धर्म के इतिहास में लिखते हैं कि 424 ईसा पूर्व में कलिंग देश पर नंद सम्राट कैवर्त नंद का आक्रमण हुआ और अपने साथ वह अति प्रसिद्ध बहुमूल्य कलिंग जिन की प्रतिमा भगवान आदिनाथ की प्रतिमा को भी अपने साथ मगध ले गया। अति प्रसिद्ध कलिंग जिन की मूर्ति को मगध ले जाना ये कोई आम घटना नहीं थी। इसका उल्लेख खारवेल के प्रसिद्ध हाथी गुम्फा शिलालेख में भी मिलता है। नंदराज नीतम कलिंग जितम सन्निवेशम, अर्थात नंद राजा अपने साथ कलिंग जिन को भी मगध ले गया। 266 ईसा पूर्व में अशोक का विश्व प्रसिद्ध कलिंग युद्ध होता है। इस युद्ध ने कलिंग की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर दिया। कलिंग देश अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा। लेकिन वो कहते हैं ना कि इतिहास बदलता है, इतिहास बदलता है और इतिहास बदला। इस रक्तपाती युद्ध के 100 वर्ष के बाद कलिंग की गद्दी पर बैठा आज तक के उड़ीसा के इतिहास का सबसे महानतम राजा कलिंगाधिपति द ग्रेट खारवेल, जिसे उड़ीसा के लोग खारावेला के नाम से जानते हैं। आज भी खारवेल का नाम उड़ीसा के जन जन के मुंह पर है। खारवेल ने मगध साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी
और उड़ीसा के गौरव, उड़ीसा के सर्वोसर्वा कलिंग जिंद को मगध से ले आकर उड़ीसा में फिर से प्रतिष्ठित करवाया। आज भी ऐसे प्रमाण हैं कि जिस स्थान पर, जिस मंदिर में कलिंग जिंद की मूर्ति को फिर प्रतिष्ठित करवाया था वह उदयगिरी पर है और उस मंदिर की नींव के आज भी हमें प्रमाण मिलते हैं। खारवेल के द्वारा खुदवाया गया हाथी गुम्फा शिलालेख ये वही महानतम और प्राचीनतम शिलालेख है जिसकी शुरुआत में ही नमोकार मंत्र के 2 पद अंकित हैं, जिसकी शुरुआत ही रमो अरिहंताड़म और रमो सिद्धाड़म से होती है। उड़ीसा में जैन धर्म के प्राचीनतम से भी प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। 6वीं 7वीं शताब्दी में जब हेनसांग ने इस क्षेत्र की यात्रा की तो उसने बताया कि यहाँ पर जैनियों के अलावा, निर्ग्रंथों के अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। अर्थात जैन धर्म का गढ़ उस समय कलिंग देश को माना जाता था। उड़ीसा के कोने कोने में बिखरी ये जैन अवशेष हमें जैन धर्म की प्रबलता का एक पुष्ट प्रमाण देते हैं। आज उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं ही एकमात्र जैन तीर्थ उड़ीसा में बचा हुआ है, लेकिन लोगों की इस पर भी खोटी नज़र है। वो तो भला हो यहाँ विराजित गोसल सागर जी महाराज का, जिन्होंने इतने सुदूर प्रांत में रहकर भी इन गुफाओं का संरक्षण और संवर्धन किया। मित्रों, ईंटा पत्थर जोड़ करके स्वाघोषित नए तीर्थ बनाना तो बहुत सरल है, लेकिन ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ जैनियों की संख्या नाम मात्र की हो, ऐसे क्षेत्र में रह करके जैन धर्म का संरक्षण और संवर्धन, जैन विरासत का संरक्षण और संवर्धन करना बहुत ही बड़ी बात होती है। ऐसे साधु महात्मा जिन्होंने इतना त्याग करके, इतना साहस करके अपना तमाम जीवन इस क्षेत्र के संवर्धन में लगा दिया, ऐसे साधुओं के चरणों में हम नमन निवेदन करते हैं। और भारतवर्ष की जैन समाज को भी ये कहता हूँ कि आप जब भी अगली बार शिखर जी की यात्रा पर जाएं तो उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को जरूर 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 विजिट करें। जब हम लोग उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों पर गए थे तो हमें कई तमिल लोग भी यहाँ मिले थे, और मुझे तो यह भी बाद में पता चला कि तमिल लोगों में उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों के विषय में एक विशेष श्रद्धा है। तो मेरा आग्रह यही है कि संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज को भी इस क्षेत्र की ओर ध्यान देना चाहिए और इस क्षेत्र के संवर्धन और संरक्षण में अपनी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ क्षेत्र नहीं है, ये कलिंग जिंद की वो विरासत है जो आज भी प्रत्येक जैनी के हृदय में बसी हुई है। ये कलिंग जिंद का वो भव्य मंदिर के पुरातन अवशेष हैं जिन्होंने कभी पूरे के पूरे कलिंग देश पे अपना एक आधिपत्य शासन जमाया। ये गुफाएं मात्र गुफाएं नहीं हैं, महानतम राजा खारवेल की निशानियां हैं। ये जैनियों के महानतम इतिहास के गौरवशाली पन्ने हैं जिनका संरक्षण, संवर्धन बहुत जरूरी